अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने यहाँ पे अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है जो कि हमारे पास है स्पेशल फंक्शन। तो आज हमने उसका फ़र्स्ट टॉपिक यहाँ पे पढ़ना है, फ़र्स्ट लेक्चर है आज उसका हमारा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि इसके तमाम लेक्चर आप तक पहुँच सकें। तो आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है गैमा फंक्शन। तो गैमा फंक्शन के जो यहाँ पे सबसे पहला हमने पढ़ना है वो हमारे पास है एक्सटेंशन ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन। अब यहाँ पे हमने इसकी एक्सटेंशन पढ़नी है कि गैमा की फैक्टोरियल फंक्शन में एक्सटेंशन क्या होती है। इसका स्टार्ट हम लोग ले रहे हैं कि द गैमा फंक्शन इज़ डिफाइंड बाय गैमा ऑफ एक्स। अब इस चीज़ को आपने गैमा ऑफ एक्स पढ़ना है वेयर एक्स ग्रेटर देन है ज़ीरो। अब यहाँ पे जो आपके पास गैमा के साथ एक्स है वो ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, ना कि ज़ीरो से छोटा, मीन कि ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। मीन कि एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो वाली फॉर्म नहीं होगी, उससे बड़ा नंबर होगा। एंड इट इज़ डिफाइंड एज गैमा ऑफ एक्स इक्वल है इंटीग्रेशन ज़ीरो इससे इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी एक्स माइनस वन डी टी। और यहाँ पे इसकी जो कंडीशन इस्तेमाल हुई है वो आपके पास है कि जो एक्स है वो ज़ीरो से ग्रेटर होगा। अब जी यहाँ पे हम लोग क्या हमें ये पता हो कि हमारे पास गैमा फंक्शन होता क्या है। गैमा फंक्शन आपके पास एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसमें आप फैक्टोरियल आपके पास जो फैक्टोरियल के जो नंबर्स होते हैं या फैक्टोरियल का जो कॉन्सेप्ट है आप उसको रियल और कॉम्प्लेक्स में एक्सटेंड करते हो। मीन के रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर में आप उसके जो कॉन्सेप्ट उसको चेंज करते हैं। तो मीन इसका मतलब आपके पास ये है कि आपने जो यहाँ पे गैमा फंक्शंस में जितने भी नंबर लेने हैं उसका जो आंसर आपके पास उस नंबर से एक नंबर कम आना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया कि मेरे पास n इज़ इक्वल टू 1 है, सॉरी n इज़ इक्वल टू 2 है। तो जब मैं इसको गैमा के ऊपर अप्लाई करवाऊँगी, मीन के गैमा n हमारे पास है, ये n-1 का फैक्टोरियल इस चीज़ के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन में भी यही पढ़ कि गैमा फंक्शन हमारे पास एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट को रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करता है। अब मैंने यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 लिया है, जब मैं यहाँ पे 2 पुट करूँगी तो मेरे पास तो 2-1 का फैक्टोरियल आएगा। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा गैमा 2 आपके पास 1 फैक्टोरियल के इक्वल, और 1 फैक्टोरियल तो आपके पास 1 नहीं होता है। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हुई कि आप गैमा में n की जितनी वैल्यू लेंगे लेकिन वो n की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो से ग्रेटर होनी चाहिए। मीन कि n इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 1 कोई भी नंबर आप लोग ले लो तो उसका जो आपके पास नंबर है वो लिए गए नंबर से कम होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 ले, ये मेरे पास 1 है, ये किसी भी रियल नंबर में या कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज हो गया है। तो इसी तरह हमें इसलिए जो डेफिनेशन क्लियर कर रही है कि गैमा फंक्शन आपके पास एक कोई फैक्टोरियल के एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन है जो फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट को किसी रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सटेंड करती है, चेंज करती है। तो यहाँ पे हमारे पास गैमा का जो फार्मूला दिया गया वो गैमा ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी एक्स माइनस 1 डी टी, और एक्स इसमें जो कंडीशन इसकी यूज़ हुई है वो एक्स ग्रेटर दैन है 0 के। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये चेक करते हैं कि अगर हम लोग गैमा का यही फार्मूला ले लेते हैं, जब मैं इसके अंदर x की वैल्यू को 1 पुट करती हूँ, मैंने यहाँ पे ले लिया जी गैमा मेरे पास है 1। अब यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी मैंने इसका ये फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल किया है जो 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी एक्स माइनस 1 डी टी। अब एक्स इज इक्वल टू 1 लेंगे तो जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे हमने इसकी वैल्यू 1 रखनी है। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया गैमा 1 इज इक्वल 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी। अब यहाँ पे हमने 1 लिया तो 1-1 लूँगी जो कि डी टी है साथ हमारे। तो यहाँ पे देखिए मैंने x को 1 लिया है, मैंने यहाँ पे क्योंकि हाईलाइट किया कि जो x है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कंडीशन इस चीज़ को रिप्रेजेंट करे कि x 0 के इक्वल नहीं होगा, बल्कि आप x को 0 से बड़ा नंबर लेंगे, जैसे 1 2 3 4 अप टू 1 आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैंने जब यहाँ पे गैमा 1 लिया जी मेरे पास 0 से इन्फिनिटी की पावर माइनस टी। अब यहाँ पे -1 और -1 था, 1 - 1 कैंसिल हो गया तो मेरे पास 0 आ गया। तो हमें पता है कि जो टी की पावर 0 है वो हमेशा 1 की इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया जी गैमा 1 आपके पास इक्वल आ गया 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी की पावर माइनस टी डी टी। अब आप लोग जब ई की पावर माइनस टी के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो आपके पास इसकी जो इंटीग्रेशन है
इसकी इंटीग्रेशन आपके पास आती है e⁻t−1 और ये साथ इसकी जो लिमिट वो आ जाएगी 0 से इन्फिनिटी। अब आप इसके ऊपर जब इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये जो माइनस है वो साइड पे आ जाएगा। सब जो जब आप इसके ऊपर अपर और लोअर लिमिट इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले आपने अपर लिमिट इस्तेमाल करनी है, बाद में आपने लोअर लिमिट इस्तेमाल करनी है इसके ऊपर। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा e⁻∞ सबसे पहले, उसके बाद माइनस, क्योंकि जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो उसमें हमेशा माइनस का इस्तेमाल किया जाता है, यू नो वेल। तो आपके पास उसके बाद इसकी जो लोअर लिमिट है वो 0 है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी e⁻0। तो आपको पता है e⁻0 1 होता है, तो मीन कि आपके पास जो e⁻0 है वो हमेशा 1 होगा। अगर t⁻0 1 है तो सारी बात e⁻0 भी आपके पास 1 है। तो e⁻∞ आपने हमेशा याद रखना है कि e⁻+∞ हो या -∞ हो, वो हमेशा आपके पास 0 होती है। तो यहाँ पे ये हमारे पास 0 आ गया, 0 -1, तो ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। तो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो गैमा 1 है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। ये आपके पास एक एमसीक्यू के हवाले से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह सबसे पहले मैंने x = 1 पुट किया। अब मैं यहाँ पे x = 2 पुट करूँगी। मैंने गैमा लिया 2, क्योंकि जहाँ जहाँ पे मेरे पास x था मैंने वहाँ पे 2 अप्लाई कर दिया। मैंने यहाँ पे गैमा 2 लिया = इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e⁻t। तो यहाँ पे मेरे पास पीछे जो था वो x-1 था, तो यहाँ पे मैंने x की जगह पे 2 पुट किया है। तो यहाँ पे हमने ये लिया कि x हमारे पास 2 है, तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास गैमा के अंदर x मौजूद है मैंने वहाँ पे 2 लगा दिया जी। मैं सबसे पहले यहाँ पे ले लेती हूँ गैमा 2 = 0 से इन्फिनिटी e⁻t2-1, तो वो मैंने यहाँ पे जी लगा लिया है। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e⁻t2-1 dt। अब यहाँ पे x था, x-1 था, साथ मैंने 2 लगा दिया, मेरे पास 2-1 आ गया। तो 2-1 तो t ही रहेगा। अब ये जो चीज़ आपके पास है ये तो अब आप इसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन की फॉर्म में तो सोल्व नहीं कर सकते। अब आप इसको सोल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपने कैसे सोल्व करना है, चलिए जी मैं यहाँ पे इसका फार्मूला लिख देती हूँ। जैसे कि मेरे पास फार्मूला है जी u_v dx। तो जब मैं इस फार्मूले को ओपन करूँगी तो ये फार्मूला मेरे पे, जैसे ये फर्स्ट इंटीग्रेशन है, ये सेकंड इंटीग्रेशन है। अब मैं इसको कैसे यहाँ पे सोल्व करूँगी, मैंने इसके पार्ट्स बना लिए, फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। सबसे पहले मेरे पास आ गया u। अब इसकी इंटीग्रेशन में आएगा जी सेकंड, इसकी जो इंटीग्रेशन है वो v dx के ऊपर अप्लाई होगी, माइनस आ जाएगा। अब जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हमने जो हमारे पास फर्स्ट था इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी तो वो मेरे पास du dx आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने इंटीग्रेशन लेनी है इसी चीज़ की, इसी चीज़ को आपने यहाँ पे दोबारा लिख देना है dx की फॉर्म में। तो इसी तरह यहाँ पे हमने उसको अप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो चीज़ थी कि वो 0 से इन्फिनिटी e⁻t dt है। जब मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करवाऊँगी तो चलें जी मैं यहाँ पे राइट कर लेती हूँ। मेरे पास है e⁻t साथ मेरे पास यहाँ पे dt। इसको मैं फर्स्ट का नाम दे देती हूँ, इसको मैं सेकंड का नाम दे देती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ t, क्योंकि ये मेरे पास u है, ये मेरे पास v है, ये t मैंने ले लिया। इसके बाद हमारे पास इसकी जो इंटीग्रेशन है वो 0 से इन्फिनिटी है, मैंने यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी राइट कर दिया। अब जो v मेरे पास है, v तो मेरे पास ये e⁻t है, क्योंकि इसको मैंने v का नाम दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लूँगी जो v की वैल्यू मेरे पास है वो e⁻t dt है माइनस। अब इंटीग्रेशन में दोबारा लूँगी 0 से इन्फिनिटी। तो अब यहाँ पे हमने जो u है उसका डेरिवेटिव लेना है, मीन कि यहाँ पे हमने t का डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि ये इसको मैंने फर्स्ट, इसको सेकंड का नाम दिया और ऊपर जो मैंने फार्मूला लिखा मैंने u को फर्स्ट और v को सेकंड का नाम दिया है। तो मैं यहाँ सबसे पहले मैंने यहाँ डेरिवेटिव लेना है कि d/dt, क्योंकि मैं सबसे पहले यहाँ पे t का डेरिवेटिव लूँगी और साथ मेरे पास इंटीग्रेशन में कि यही वाली जो इंटीग्रेशन है वो दोबारा 0 से इन्फिनिटी आ जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा जी e⁻t dt। तो जब इसको ओपन करेंगे तो मेरे पास ये t तो ऐसे यहाँ पे लिखा जाएगा 0 से इन्फिनिटी, सॉरी ये ऐसे लिखा जाएगा t। अब e⁻t के ऊपर जब ये इंटीग्रेशन अप्लाई होगी तो ये मेरे पास आ जाएगा, चलिए मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेती हूँ। ये मेरे पास है t, इसके ऊपर जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे ये आ जाएगा e⁻t
-1, तो यहाँ पे इसकी जो लिमिट है वो 0 से इन्फिनिटी अप्लाई होगी। मीन कि जस्ट इस फॉर्म तक ही अप्लाई हो रही है, -0 से इन्फिनिटी। अब जब यहाँ पे t का डेरिवेटिव लेंगे तो t का डेरिवेटिव तो यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे बात dt की हो रही है। अगर dx हो तो अगर यहाँ पे x मौजूद होगा उसका 1 आएगा, u हो du यूज़ होगा उसका 1 आएगा। तो यहाँ पे मैंने इस्तेमाल कर लिया कि यहाँ पे जब t का डेरिवेटिव लिया तो वो मेरे पास 1 आया। तो उसके बाद जब मैंने इस चीज़ की इंटीग्रेशन ली तो इंटीग्रेशन मेरे पास e की पावर -t ओवर -1 0 से इन्फिनिटी आ गया है। जब इसका डेरिवेटिव मैंने लिया वो e की पावर -t -1 सॉरी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा dd, क्योंकि मेरे पास बेस की जो इंटीग्रेशन है वो बाहर है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा -t e की पावर -t 0 से इन्फिनिटी, मेन किस फॉर्म तक है ये माइनस, और ये माइनस इस माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। आप लिखेंगे 0 से इन्फिनिटी e की पावर -t और dt। तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन दोबारा करेंगे आपका यहाँ पे आ जाएगा e की पावर -t -1 0 से इन्फिनिटी। अब ये जो चीज़ आपके पास यहाँ पे आ गई, इस चीज़ को आप लिख सकते हैं t e की पावर -t 0 से इन्फिनिटी। तो ये चीज़ आपके पास यहाँ पे आई है, ये देखें। तो अब इसका हमने यहाँ पर क्या किया, देखें जब मैंने यहाँ पे x = 2 पुट किया हुआ था तो मेरे पास वो वाली फॉर्म आ गई जी। हमने जब यहाँ पे फर्स्ट इंटीग्रेशन वाले पार्ट्स का इस्तेमाल किया है तो मेरे पास e की पावर -t -1 0 से इन्फिनिटी -0 से इन्फिनिटी 1 e की पावर -t -1 dt, जैसे कि मैंने पहले आपको प्रूव करके दिखाया, मेरे पास उस फॉर्म में ये चीज़ आ गई है। अब इससे जो नेक्स्ट हमारे पास है चलेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास था -t की पावर -0 से इन्फिनिटी प्लस 0 से इन्फिनिटी की पावर -t dt, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने t का जब डेरिवेटिव लिया था वो मेरे पास आ गया था 1, ये चीज़ हमारे पास बच गई। अब e की पावर जो -t, जब मैं इसका इन्वर्स लूँगी तो वो मेरे पास जब मीन के मैं इसको डिनोमिनेटर में लिखूँगी वो तो मेरे पास e की पावर t में चला जाएगा, मीन के माइनस था तो प्लस में चला गया, प्लस 0 से इन्फिनिटी इसकी इंटीग्रेशन है और e की पावर -t dt। अब इस चीज़ को हम कैसे सोल्व करेंगे, ये चीज़ डायरेक्ट सोल्व होगी नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी, अब t भी हमारे पास है लेकिन हमारे पास जो इंटीग्रेशन थी वो जस्ट e की पावर -t तक थी। इससे हम लोग वैसे सोल्व नहीं कर सकते। इसको सोल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे लोपिटर रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो जब मैंने यहाँ पे लोपिटर रूल का इस्तेमाल किया तो यहाँ पे जब भी आप लोग एक बात ज़हन में रखिएगा कि जब लोपिटर रूल का इस्तेमाल करते हैं तो वो हम उससे हमेशा इंटीग्रेशन में ही उसका यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपने इसकी जब लोपिटर रूल का इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट वाले फॉर्म में बस आपने लोपिटर रूल का इस्तेमाल करना है, सेकंड फॉर्म में नहीं, क्योंकि वो हमारे पास इजीली इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगी। तो आपने जब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है तो आपने सबसे पहले अपर लिमिट इस्तेमाल करनी है, बाद में लोअर लिमिट इस्तेमाल करनी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपर लिमिट इस्तेमाल की। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे जी यहाँ पे लिमिट t = इन्फिनिटी -1 e की पावर t है, लेकिन ऊपर तो हमारे पास t मौजूद है। लेकिन जब भी आप यहाँ पे लिमिट का इस्तेमाल करते हैं तो इसका पहले सेपरेटली डेरिवेटिव लिया जाता है, मीन के हर एक डिजिट, इन दोनों डिजिट का मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव लिया। अब वो डेरिवेटिव तो यहाँ पे हमने जैसे कि यहाँ पे हमने जब e की पावर t को सोल्व करना है तो इसके लिए हम लोग लोपिटर रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो जब आप यहाँ पे लोपिटर रूल का इस्तेमाल करेंगे तो आप इसे लोपिटर रूल के इस्तेमाल करने के लिए हम लोग इसके ऊपर लिमिट को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग इसके ऊपर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे, मीन कि आपने इस वाली लिमिट को अप्लाई करते हैं इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, इनके ये आपके पास इन्फिनिटी ओवर 0 आ जाएगा। तो मीन कि आप इससे डायरेक्टली सोल्व नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे 0 अप्लाई करते हैं 0 ओवर e की पावर 0, ये 0 ओवर 1 आ जाएगा। तो यू नो वाली ये ओवरऑल आपके पास 0 वाली फॉर्म में चेंज हो जाता है। लेकिन -इन्फिनिटी ओवर 0 मीन कि आपके पास कोई भी कोई सोल्यूशन नहीं बनता। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे यहाँ पे लोपिटर रूल का इस्तेमाल करेंगे। लोपिटर रूल के इस्तेमाल में हम लोग यहाँ पे लिमिट को अप्लाई करेंगे। जब मैंने यहाँ पे लिमिट को अप्लाई किया है तो मेरे पास अगर t = इन्फिनिटी, क्योंकि बाकी जो चीज़ वो सारे 0 में चेंज हो गई है। तो जब इसके ऊपर मैं लिमिट अप्लाई की तो मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया। जब इसका डेरिवेटिव लूँगी तो जो t है वो हमारे पास 1 आएगा और e की पावर t को जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो e की पावर t ही आएगा। तो अब जब मैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करूँगी -1 तो ऐसे ही रहेगा, e की पावर आ जाएगा इन्फिनिटी -1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी हमेशा आपके पास 0 होता है।
जैसे पीछे मैंने आपको बताया है कि आपके पास ई इन्फिनिटी वो हमेशा ज़ीरो होता है, ई प्लस इन्फिनिटी हो जाए, ई माइनस इन्फिनिटी हो जाए, ये दोनों चीज़ आपके पास ज़ीरो के इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे मैंने लिमिट मीन कि ई की पावर इन्फिनिटी आपके पास -1/0 था, तो वो ओवरऑल ज़ीरो आ गया, 0 माइनस 0। जब आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई की तो वो आपके पास आ गया ई की पावर -t-1, साथ इसकी लिमिट 0 से इन्फिनिटी। तो जब आप यहाँ पे इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, ये -1 था, ये प्लस था, माइनस प्लस माइनस हो गए, ये भी 0 बन गया, ये भी 0 था आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास आ गया ई की पावर -इन्फिनिटी माइनस ई की पावर 0। ई की पावर 0 तो 1 होता है, जैसे यहाँ पे मैं अगेन वही बात करूँगी, प्लस इन्फिनिटी भी 0 होता है और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी भी 0 होता है। तो मैंने वही यहाँ पे अप्लाई किया कि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी भी आपके पास आ गया 0। तो ये भी 0, 0 माइनस 0 0 होता है, -0 भी वो आपके पास कोई फॉर्म नहीं होती। तो यहाँ पे आपके पास माइनस माइनस प्लस आपके पास आ गया। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हुई कि जब आप गैमा के ऊपर गैमा को 2 लेते हैं तो आपके पास एक नंबर कम देता है। जैसे मैंने आपको जब डेफिनेशन मैंने आपको शुरू में बताई तो उसमें मैंने आपको यही बात क्लियर की थी कि आप एक्स का जितना नंबर बढ़ा लेंगे वो आपको उतना कम नंबर देगा। तो यहाँ पे आपके पास गैमा 2 बराबर आ गया है 1 के।